नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है जिसमें हम बात करेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में और संविधान सभा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी एमसीक्यूज बनते हैं वो हम लास्ट में लेंगे इस लेसन के। ठीक है, इस लेसन के लास्ट में आपके सामने एमसीक्यूज आएंगे। उससे पहले मैं शुरुआत करता हूं थोड़ी से बैकग्राउंडर से। तो दोस्तों जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था, संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन ने स्कीम बनाई थी। ठीक है, उस योजना को मान लिया था सभी ने और उसी योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए थे। ठीक है, और संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। और इन चुनावों में वोट डालने का काम किसने किया था? इन चुनावों में जो वोट डाले थे दोस्तों वो आम लोगों ने नहीं डाले थे, वो डाले थे प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने। ठीक है, प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहां पर बात यह थी कि यहां पर प्रांतों की जनसंख्या के हिसाब से संविधान सभा का एक एक सदस्य चुना गया था। मतलब प्रति 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सदस्य पहुंचा था। ठीक है, संविधान सभा के कितने मेंबर्स थे वो थोड़ा सा हमने पिछले लेसन में देखा भी है, बाकी इस लेसन में हम डिटेल में सब कुछ देखेंगे। ठीक है, और जो एक निर्वाचन मंडल बना था, निर्वाचन मंडल मतलब यही लोग दोस्तों, ये विधानसभाओं के जो सदस्य थे इन्हीं से निर्वाचन मंडल बना था। और इस निर्वाचन मंडल को 3 वर्गों में बांट दिया गया था। ठीक है, मुस्लिम विधायक थे, ठीक है, सिख विधायक अलग माने गए और सामान्य विधायक अलग माने गए। सामान्य मतलब इनमें हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, तमाम जितने भी माइनॉरिटीज अलग से आ जाती हैं मुस्लिम और सिख के अलावा, वो सभी सामान्य में शामिल थे। तो 3 वर्ग बने थे, इन सभी के द्वारा मिलकर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, और खास बात यह है दोस्तों, ये चुनाव तो हो गया, मुस्लिम लीग ने इस चुनाव में पार्टिसिपेट भी कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग जानती थी कि वो इन चुनावों को हारने ही वाली है। क्यों मुस्लिम लीग ऐसा क्यों जानती थी? क्योंकि वो जानती थी कि प्रांतों की विधानसभाओं में जो सदस्य मौजूद हैं वहां पर तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं वो बहुत ही कम है पहले से। क्योंकि जनवरी 1946 में प्रांतों की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, जनवरी 1946 में प्रांतों की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे, जहां पर कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। थोड़ा सा उसका दिखाता हूं मैं आपको। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। भटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद है। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर
तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों। ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं। और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है, यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। www.bhatnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये उसका एक नजारा है। इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शंस 1946, ये जनवरी 1946 में ये वोटिंग हुई। 1585 सीट्स थी यहां पर। और देखिए कितनी कितनी सीट्स आई थी, ये आपके सामने है। तो यहां पर कांग्रेस को मिली थी 923 सीट पूरे भारत के जो प्रांत थे, प्रांतों में से, ठीक है। देशी रियासतें तो अलग थी, देशी रियासतों में तो राजाओं के कानून चलते थे, हालांकि अधीन वो इंग्लैंड के ही थे, ब्रिटेन के ही अंडर में थे, ठीक है। तो जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे वहां पर जो 1585 सीटें थी, उनमें से 923 सीटें मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस को और केवल 425 सीटें मिली मुस्लिम लीग को, ठीक है। तो ये था, इसलिए मुस्लिम लीग को पता था कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने हैं वहां पर संविधान सभा में भी कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि प्रांतीय जो विधानसभाएं थी वहां पर भी तो कांग्रेस के ही लोग ज्यादा थे पहले से ही, और उन्होंने ही संविधान सभा के लिए चुनाव करना था। तो मुस्लिम लीग को पहले ही मालूम था। तो मुस्लिम लीग, वही काम मुस्लिम लीग ने फिर से शुरू कर दिया कि भैया पहले तो ये मान गए और इलेक्शंस में पार्ट भी कर लिया संविधान सभा के लिए, बाद में भैया फिर कहते हैं भैया हम संविधान सभा में नहीं बैठेंगे। तो वही जो इनका पुराना सिस्टम था वही इन्होंने फिर से दोहरा दिया, ठीक है। तो संविधान सभा का जो पूरा ढांचा था दोस्तों वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। कुल मिलाकर जो रखे गए थे सदस्य वो थे 389, ठीक है। और इनमें से 292 सदस्य तो भारतीय प्रांतों से चुने जाने थे, ठीक है। जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे वहां से आने थे 292, और 4 सदस्य आने थे मुख्य आयुक्तों के राज्यों से। मुख्य आयुक्त मतलब जो चीफ कमिश्नरेट्स थी, ठीक है, जहां पर ब्रिटिश चीफ कमिश्नर बैठते थे। तो 4 सदस्य आने थे वहां से। तो ये हो गए कुल मिलाकर 296, ठीक है। और 93 सदस्य आने थे देशी रियासतों से, ठीक है। देशी रियासतों से मतलब जो राजा थे, जो इंग्लैंड के अंडर में, ब्रिटेन के अंडर में, ठीक है, वहां से 93 लोगों को नॉमिनेट करके भेजना था राजाओं ने, ठीक है। मतलब इनका कोई चुनाव नहीं होना था इन लोगों का, इनको राजाओं के द्वारा नामित किया जाना था, ठीक है। ये जो 93 मेंबर थे, ठीक है। तो 296 प्लस ये 93, ये मिलकर 389 हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 389, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कंपोजिशन होने वाली थी हमारी संविधान सभा की। आगे बढ़ते हैं। तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और देखिए आगे नवंबर में नतीजा आ गया। नवंबर 1946 तक लगभग नतीजा आ गया। तो नतीजे में जैसा कि पहले ही एक्सपेक्टेड था कि यहां पर कांग्रेस का प्रभुत्व रहने वाला है। तो यहां पर चुनाव दोस्तों ध्यान रखिए, चुनाव जो हुए थे ये 296 सीटों के लिए हुए थे, ठीक है। क्योंकि ये जो 93 सीटें थी ना, 93 सीटें तो देशी रियासतों से आनी थी, ये 389 में से। तो 296 के लिए जो चुनाव हुए उनमें से 208 तो अकेली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत ली। मुस्लिम लीग को मिली केवल 73 सीटें, ठीक है। और 15 अदर्स थे, मतलब इनमें निर्दलीय भी थे और बाकी के छोटे छोटे अन्य दल भी थे, ठीक है।
और ये 93 जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये तो नॉमिनेटेड होके आने थे, तो इनको एक बार अलग रखिए। जो चुनाव हुआ था वो 296 में से हुआ था। तो ये आपके सामने पूरी कंपोजिशन आ गई है भारतीय संविधान सभा की। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का कुछ नक्शा था दोस्तों। हालांकि ये जो मैप है ये जनवरी 1946 के जो प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव थे वही है, लेकिन इसको आप संविधान सभा के भारत के मैप के से भी आप मान सकते हैं, ठीक है। वही मैप ये है एक प्रकार से। तो दोस्तों ये जो आपको हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं और नक्शे और साथ में ये स्काई ब्लू कलर के, ये तो हो गए ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ठीक है। तो जो हरे रंग का है वहां पर तो मुस्लिम लीग जीती हुई थी, ठीक है। और बाकी के जितने भी स्काई ब्लू वाले हैं वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रभुत्व था, ठीक है। तो बाकी के ये जो आप ब्राउन कलर का देख सकते हैं दोस्तों, इस ब्राउन कलर के अंदर देशी रियासतें थी, ठीक है। यहां पर देशी रियासतों के राजाओं का रूल चलता था। तो इस तरह से कुछ कंपोजिशन रही। ये कुछ मैप था उस वक्त भारत का। दोस्तों बाहर से थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, एक आध मिनट की डिस्टरबेंस है ये, तो ये भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से भारतीय संविधान सभा का कुछ नजारा ऐसा था, ठीक है। और कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं दोस्तों, उनको हम थोड़ा सा उनका ब्रेकअप कर लेते हैं, ठीक है। कांग्रेस को मिली सीटें 208, कितने में से? 296 में से, ठीक है। ये देखिए 296 में से जो 208 सीटें मिली वो इस तरह से मिली। ये देखिए जो सामान्य थे, ठीक है, जो पहले हमने ये निर्वाचन मंडल लिया था, सामान्य के 210 में से 199 कांग्रेस को मिल गई, ठीक है। सिखों के 4 में से 3 कांग्रेस को मिल गई। मुस्लिमों के 78 में से केवल 3 कांग्रेस को मिली, क्योंकि बाकी की 2 मुस्लिम लीग को मिल गई थी, ठीक है। हालांकि मुस्लिम लीग को 73 मिली थी, 2 अन्य दलों को मिल गई थी। तो कांग्रेस को यहां पर 3 मिली। और जो चीफ कमिश्नरेट्स थी, है ना, चीफ कमिश्नरेट्स, उनमें से भी 4 में से 3 कांग्रेस को मिल गए थे। अजमेर मेरवाड़ा 1 और दिल्ली और कुर्ग, ये कुल मिलाकर हो गए 208, ठीक है। 3 चीफ कमिश्नरेट्स पर भी कांग्रेस का ही परचम लहरा गया था। तो इस तरह से कांग्रेस को मिले थे कुल मिलाकर 208 सदस्य संविधान सभा के अंदर। तो ये था ब्रेकअप कांग्रेस के सदस्यों का, ठीक है। और कुल मिलाकर जो ब्रेकअप था वो दोस्तों इस तरह से था। 296 सीटों पर जो मुकाबला हुआ, 208 कांग्रेस के पास, मुस्लिम लीग के पास 73, निर्दलीय जो थे वो थे 8, ठीक है, 8 निर्दलीय थे। और अन्य राजनीतिक दलों को 7 सीटें मिली थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा किसी भी राजनीतिक दल को एक से अधिक सीट नहीं मिली। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जहां पर आपके सामने किसी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा किसी और दल को 2-3 सीटें दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो, तो वो सीधे तौर पर गलत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा किसी भी और राजनीतिक दल को एक से ज्यादा सीट नहीं मिली थी। इन फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ध्यान से ये लेसन आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से दोस्तों संविधान सभा का चुनाव हुआ, नवंबर में नतीजे आ गए थे और 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर को हमारी संविधान सभा का गठन हो गया था दोस्तों, ठीक है। अगर गठन की बात आई तो वो 6 दिसंबर को गठन हुआ था, लेकिन संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को और पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वहां पर 207 सदस्यों ने शिरकत की थी, ठीक है। इतने कम इसलिए दोस्तों क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार करना यहीं से ही शुरू कर दिया था, ठीक है। मुस्लिम लीग के जो 73 थे चुनकर आए थे, उन्होंने सीधे सीधे भाग नहीं लिया, ठीक है। इनके अलावा जो 93 जो प्रिंसली स्टेट्स के थे, देशी रियासतों के, उन्होंने भी अभी तक अपने मेंबर चुनकर नहीं भेजे थे, ठीक है। 73 ये नहीं आए, 93 ये नहीं आए, बाकी थोड़े बहुत दूसरे जो निर्दलीय वगैरह थे वो नहीं आए। तो कुल मिलाकर 207 सदस्य पहली बैठक में मौजूद रहे थे, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान ये रखिएगा कि लक्ष्मीकांत जो है, एम लक्ष्मीकांत, वहां पर 211 दिए हुए हैं पहली बैठक के अंदर, लेकिन मैंने ये 207 का आंकड़ा लिया है सीधा सीधा राज्यसभा की वेबसाइट से, ठीक है। तो इसको मैं ज्यादा ऑफिशियल मानूंगा, ज्यादा ऑथेंटिक मानूंगा, क्योंकि सीधा सीधा भारत की राज्यसभा की वेबसाइट से मैंने ये आंकड़ा लिया है 207 वाला, ठीक है। और बाकी भी कई जगहों पर 207 का आंकड़ा आपको मिलता है। तो ये है। तो इस तरह से दोस्तों जब माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी 3 जून 1947 को, तो वहां पर पाकिस्तान की घोषणा भी हो गई। तो जैसे ही पाकिस्तान की घोषणा हो गई तो मुस्लिम लीग को तो वैसे ही अब
पूरा पूरा का पूरा इख्तियार मिल गया था कि वो संविधान सभा के अंदर ना आए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग तो ऑटोमेटिकली भारत की इस संविधान सभा से बाहर हो गई। तो कुल जो सदस्य थे वो 389 से घटकर 299 रह गए। ठीक है, कैसे? 73 तो मुस्लिम लीग के थे ही दोस्तों पहले से। ठीक है, बाकी कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी, हालांकि ये 73 के 73 वहां नहीं गए, 73 में से कुछ तो भारत में ही रह गए थे। ठीक है, क्योंकि वो भारत के इस एरिया में से, जो एरिया भारत को मिला था, तो उस एरिया में से भी मुस्लिम लीग के कुछ लोग चुनकर आए थे। ठीक है, तो ये 73 के 73 वहां पर नहीं गए थे। तो पूरी कंपोजिशन क्या है वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। फिलहाल ये वाला देख लीजिए कि 389 से घटकर 299 संख्या रह गई थी। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? तो ये देख लीजिए, जो भारतीय प्रांतों की जो सदस्य संख्या थी वो 296 से कम होकर अब 229 हो गई थी। ठीक है, जिन 296 के लिए टोटल वोटिंग हुई थी, तो भारतीय प्रांतों की सदस्य संख्या अब 296 से 229 हो गई। और जो भारत के हिस्से में या भारत की तरफ जो देसी रियासतें आई थी वो 93 से कम होकर 70 रह गई थी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों टोटल मिलाकर जो सीटें संविधान सभा में भारत में रह गई थी वो रह गई थी 299। ठीक है, इन आंकड़ों को बहुत ही आप ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आगे बहुत महत्वपूर्ण चीजें बाकी हैं। उनसे पहले ये एक रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इनके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया लेसन अपडेट करूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, आपका कोई भी लेसन छूटे नहीं, क्योंकि ये लेसन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आईएएस प्री 2019 के लिए, ठीक है, और इवन मेंस के लिए, ये जो टोटल लेसन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरा सहयोग भी करेंगे और मेरी हेल्प भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में हमने देख लिया, 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ये 207 सदस्यों ने शिरकत की। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो संविधान सभा किस तरह से अब काम करेगी, अब ये चीजें हम देखते हैं। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बार तो यह है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, ये बात हम देख ही चुके हैं। तो संविधान सभा जब पहली बार बैठी 9 दिसंबर को, तो फ्रांस की तर्ज पर, ठीक है, फ्रांस की तर्ज पर संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, वरिष्ठतम सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो पहली सभा में जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी वहां पर अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फैक्ट्स, यही प्रश्न बनते हैं, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। तो पहली सभा की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो 11 दिसंबर को अगली बैठक हुई। तो 11 दिसंबर को जो अगली बैठक हुई, इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। ठीक है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया 11 दिसंबर को। इनके अलावा डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो दोस्तों इस तरह से 2 उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, और ये फैक्ट्स मैंने सीधा एम लक्ष्मीकांत से उठाए हैं। तो इस तरह से ये कंपोजिशन थी। इनके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सदस्य थे दोस्तों, वो हालांकि संविधान सभा के मेंबर नहीं थे लेकिन संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, ये देख लेंगे कि भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, अगर ये प्रश्न आ जाए तो संविधान सभा के सलाहकार थे सर बी.एन. राव। ठीक है, अब उनका नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, सर बी.एन. राव। तो ये भारत की संविधान सभा के सलाहकार थे। इवन संविधान सभा का जो पहला जो ड्राफ्ट तैयार किया था हमारे संविधान का, वो भी सर बी.एन. राव ने ही तैयार किया था। ठीक है, तो सर बी.एन. राव एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत थे। इनके अलावा जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट में भी भारत की ओर से जो पहले जस्टिस बने थे वो भी दोस्तों सर बी.एन. राव ही थे। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये शख्सियत थे, न केवल भारत के संदर्भ में बल्कि अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको माना जाता था, सर बी.एन. राव को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान सभा इसके बाद 13 दिसंबर को बैठती है और उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब क्या उद्देश्य रहेगा भारतीय संविधान सभा का और किन किन मूल्यों को लेकर हमारी संविधान सभा काम करेगी और किन किन मूल्यों का समावेश हमारे संविधान में किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव था।
इसके अंदर संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की झलक थी। ठीक है, तो दोस्तों यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, आगे जाकर इसी ने प्रस्तावना का रूप लिया था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर वो तमाम चीजें हैं जो हमारी आज के समय में प्रस्तावना में हैं। तो मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो उद्देश्य प्रस्ताव में थे वो आपके सामने यहां पर हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने ये बातें कही थी कि भारत एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। ठीक है, इसके अलावा भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, जो बातें आगे जाकर आपको मूल अधिकारों में पढ़ने को मिलती हैं, नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ने को मिलती हैं, वो सारी की सारी बातें यहां पर उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हुई थी। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव ने पूरे के पूरे संविधान को गाइड किया था एक प्रकार से। ठीक है, और यही उद्देश्य प्रस्ताव छोटे रूप में प्रस्तावना के रूप में सामने आया था। कुछ और बातें हैं, जैसे भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं, ठीक है, या देशी रियासतों में हैं, और या फिर दोनों से बाहर के ऐसे क्षेत्र जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। आगे देखिए, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। तो तमाम बेहतरीन बातें की गई थी। और आखिर में उद्देश्य प्रस्ताव में यह वाली बात थी कि संविधान सभा जो है वो भारत को उसका संविधान सौंपेगी। ठीक है, ये वाली बात भी उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर मौजूद थी। तो ये देख लीजिए, स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियों एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। तो इस तरह से तमाम जो महत्वपूर्ण बातें थी वो उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थी। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था सर्वमान्य रूप से, सर्वसम्मति से। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। याद रखिएगा, पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये भारत के संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है दोस्तों, आगे भारतीय संविधान सभा के बारे में और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। तो कुछ चीजों के बारे में हमने बात कर ली है दोस्तों। ये देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब लागू हो गया था तो हमारी जो संविधान सभा थी वो ऑटोमेटिकली संप्रभु निकाय बन गई, क्योंकि अब ब्रिटेन का राज नहीं रहा था हमारे ऊपर। ठीक है, तो ये जो हमारी संविधान सभा थी, अब ये ब्रिटिश संसद के बनाए हुए सभी कानूनों को रद्द कर सकती थी, उनको लागू भी रख सकती थी। अब ये संविधान सभा की मर्जी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे, ये हमने देख ही लिया है। तो अब दोस्तों ये जो संविधान सभा थी ये एक प्रकार से विधायिका भी बन गई थी। ठीक है, इसको विधायिका के तौर पर भी काम करना था, मतलब संसद के तौर पर भी इसको काम करना था। ठीक है, और एक तरफ इसने संविधान सभा के तौर पर काम किया, एक तरफ इसने संसद यानी कि विधायिका के तौर पर काम किया। तो दोस्तों जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब इसकी बैठक विधायिका के तौर पर होती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। इन फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा, जब संविधान सभा की बैठक होती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, और जब बैठक होती थी भारत की विधायिका की उस वक्त अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, यानी कि भारत की संसद के पहले जो अध्यक्ष आप कह सकते हैं वो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, आगे संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा को कई तरह के काम करने थे, बहुत सारे टेक्निकल काम थे, और उन कामों को करने के लिए विशेषज्ञ किस्म के लोगों की जरूरत थी, और विशेषज्ञ लोगों की समितियों का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो समितियों के माध्यम से काम किया था हमारी संविधान सभा ने। इनमें 8 तो थी बड़ी समितियां, 8 बड़ी समितियां थी और कुछ 12-13 लगभग छोटी समितियां थी। और दोस्तों ये समितियों की बात मैं अगले लेसन में करूंगा, समितियों को अगले लेसन में हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, कौन कौन सी समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन से थे, उनमें मेंबर्स कौन कौन से थे। ठीक है, तो फिलहाल इतना जान लीजिए कि संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से काम किया था, क्योंकि यह विशेषज्ञता का काम था, बहुत सारे टेक्निकल काम थे, इसलिए समितियों की जरूरत पड़ी। आगे
संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा को कितना समय लगा? तो यह बहुत ही मशहूर बात है, छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। ठीक है, कुल 11 बैठकें हुई, 11 सेशंस हुए। अब कई जगह पर दोस्तों आपको 12 सेशंस मिलेगा, 11 सेशंस भी ठीक है, 12 सेशंस भी ठीक है। 12वां सेशन जो दोस्तों हुआ था वो हुआ था आखिर में 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो कई जगह पर इस सेशन को गिना जाता है, कई जगह पर इस सेशन को नहीं गिना जाता। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे, आगे भी इन चीजों के बारे में बातें आनी है। तो फिलहाल देख लीजिए कि 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। ठीक है, हमने बहुत सारे संविधानों का अवलोकन किया, उसके बाद उनका निचोड़ निकालकर भारत का संविधान बनाया गया। और भारत की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति ने 114 दिन तक भारत के संविधान के प्रारूप के ऊपर विचार किया था। ठीक है, जो प्रारूप पहले सामने आया उसके ऊपर 114 दिन तक विचार हुआ था। तो इस तरह से काम किया था संविधान सभा ने। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए लगे थे। तो इन फैक्ट्स को ध्यान में रख लीजिएगा, 64 लाख रुपए संविधान के निर्माण पर लगे। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जब संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे भारत की संविधान सभा के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों जो संविधान सभा थी वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। तब तक इस संविधान सभा ने केवल एक विधायिका के तौर पर काम किया। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा का जो काम था वो 24 जनवरी 1950 को फाइनली खत्म हो गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में हुए आम चुनावों तक, नई संसद के बनने तक इस संविधान सभा ने केवल एक विधायिका के तौर पर काम किया। ठीक है, और आगे दोस्तों इस संविधान सभा ने जो अन्य महत्वपूर्ण काम किए, अब हम उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो संविधान का निर्माण तो किया ही, नियमों को लागू करने का काम किया विधायिका के तौर पर। इनके अलावा कौन कौन से काम किए संविधान सभा ने? तो ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का काम किया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, इसलिए 22 जुलाई को हमारा झंडा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, इसके बाद मई 1949 की बात है, मई 1949, इसमें राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, अनुमोदन किया गया। मतलब भारत की संविधान सभा ने यह फैसला किया कि हम राष्ट्रमंडल में रहेंगे। ठीक है, मतलब यह भारतीय संविधान सभा की मर्जी थी दोस्तों कि हम राष्ट्रमंडल में यानी कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में रहें या ना रहें, लेकिन हमने रहना स्वीकार किया क्योंकि हमें लगता था कि इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक विश्व स्तर पर अभी हम नए नए राष्ट्र थे और हमने अभी किसी ग्रुप में रहना बेहतर समझा। ठीक है, एक ग्रुप बेहतर होना चाहिए जिसके अंदर बैठकर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें कर सकें। ठीक है, ये हमारे राष्ट्र के आगे के फ्यूचर के विकास के लिए बेहतर एक कदम था मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 24 जनवरी को बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुए दोस्तों। जो आखिरी जो बैठक थी संविधान सभा की, उसमें देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगीत कौन सा? राष्ट्रगीत दोस्तों वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम 1950 को ये अपनाया गया 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को ही भारत को पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने संविधान सभा की बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्यक्षता की थी, उन्हीं को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों इस तरह से हमारी संविधान सभा ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। पूरी दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके उनका निचोड़ निकालकर हमारा संविधान तैयार हुआ था। और दोस्तों बहुत आलोचना की जाती है हमारे संविधान की, लेकिन एक बात है कि अगर हमारा संविधान इतना बेहतरीन ना होता तो हमारा हाल हमारे पड़ोसी देशों जैसा हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी कि आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पड़ोसी जो हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं लगातार। ठीक है, अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस लेसन का दोस्तों। यहां पर हम एमसीक्यूज की बात करेंगे, जितना भी कुछ अभी तक हमने देखा है। तो प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, कौन से कथन सत्य नहीं। ठीक है, तो हमें वो देखने हैं जो सत्य नहीं है, यानी जो गलत है हमें उनको पिक करना है। तो देखिएगा, जो कथन 4 है,
उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, यानी कि संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ये तो भैया सत्य है बात, है ना, कई समितियां बनाई गई थी। दूसरी बात, वह बहुदलीय निकाय थी, तो बहुदलीय निकाय भी तो थी ये, क्योंकि इसमें कांग्रेस तो थी ही, लेकिन कांग्रेस के अलावा निर्दलीय भी थे और अनेक राजनीतिक दल और भी थे, ठीक है। तो ये बहुदलीय निकाय थी। और दूसरा पॉइंट देखिए कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो दोस्तों ये बात तो गलत है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम तो नहीं थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता तो देश के आम लोग वोटिंग करते संविधान सभा के लिए, लेकिन यहां पर वोटिंग करने वाले थे प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य। और अगला देखिए, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो दोस्तों ये भी गलत है, वयस्क मताधिकार पर ही आधारित थी। जो वोट डालने वाले थे, जो विधानसभाओं के, प्रांतीय विधानसभाओं के जो मेंबर थे वो वयस्क ही थे, ठीक है। तो वयस्क मताधिकार पर ही आधारित थी। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं ये गलत हो जाते हैं, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, ठीक है। तो गलत कथन फिर से हमें देखना है, एक कथन गलत है, बाकी के सही हैं, ठीक है। अब दोस्तों 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, चारों कथन मैंने पढ़ रखे हैं। और दोस्तों इनमें से जो ये चौथा है इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं था, लेकिन इसके बारे में भी लेकिन इसके बावजूद मैं इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सका। क्यों दे सका? वो दोस्तों इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट है ना सी, ये इसका आंसर है, क्योंकि यहां पर ये लिखा गया कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। तो दोस्तों वयस्क मताधिकार तो था, लेकिन ये सार्वभौम नहीं था। ध्यान ये रखने वाली बात है कि ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। सार्वभौम होता तो देश के आम लोग वोटिंग करते, लेकिन यहां पर तो प्रांतीय विधानसभाओं के मेंबर्स ने वोटिंग की थी। तो मुझे मालूम है कि भैया ये जो पॉइंट है ये गलत है, ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर आधारित नहीं था, ठीक है। आंशिक वयस्क मताधिकार कह सकते हैं इसको, ठीक है, सार्वभौम तो नहीं था, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि यहां पर जो गलत कथन है वो ये है। और साथ ही इस प्रश्न को पढ़कर मेरी जानकारी बढ़ गई कि भैया ये जो पूरी संविधान सभा थी, इसकी जो चुनाव प्रक्रिया थी वो 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। तो कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो था वो सीमित था, ठीक है, वो सार्वभौम मताधिकार नहीं था, ठीक है दोस्तों। इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो हमारा जो आंसर है यहां पर वो हो जाता है सी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो यानी कि हमारे को यहां पर सही वाला पिक करना है। पहले दोनों प्रश्नों में गलत पिक करने थे, लेकिन यहां पर सही पिक करना है। तो मैं कथन पढ़ता हूं नीचे। तो पहला कथन दोस्तों पढ़ते हैं कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो ये पहला कथन ही सही है भैया। जो हमारी संविधान सभा थी उसको चुनने का काम प्रांतीय सभाओं ने ही किया था 1946 में। तो ये पहला कथन ही सही है। इसका मतलब बाकी के जो तीनों हैं ये गलत हैं, ठीक है, बाकी के तीनों इसका मतलब गलत हैं। तो मुझे आंसर अपना तुरंत मिल गया, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं बाकी तीनों को भी। तो ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये गलत है, क्योंकि दोस्तों ये एम.ए. जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। इवन महात्मा गांधी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। जो महात्मा गांधी हैं वो भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में बुलाया गया। तो यह भी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन था। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, भारत का जो संविधान था वो स्वीकार किया गया था 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 और 26 नवंबर, इस दिन भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था, जबकि लागू करने का काम हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। लागू करने में और स्वीकार करने में बहुत फर्क है। तो हमारा यहां पर आंसर ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बहुत ही इजी है, बहुत ही डिटेल में बात की गई है इस लेसन में इसके बारे में। तो दोस्तों संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था पंडित नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जैसा कि मैंने बार बार बात की थी कि उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है हमारे देश की प्रस्तावना। इवन पूरा का पूरा संविधान जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही गाइडेड है,
ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये लेसन खत्म होता है और मेरे ख्याल से तमाम मुद्दे, तमाम पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इस लेसन के अंदर, संविधान सभा के गठन से लेकर संविधान सभा के कार्यों के बारे में। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपके लिए अब आसान हो जाने चाहिए संविधान सभा से जुड़े हुए। आगे दोस्तों अगले लेसन में हम संविधान सभा की समितियों के बारे में बात करेंगे, प्रारूप समिति के बारे में बात करेंगे, तमाम बातें करेंगे और एक के बाद एक बेहतरीन लेसन आपके सामने आते रहेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।